हेलो दोस्तों, क्या आप भी मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं? तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर दोस्तों साइंस का मोस्ट दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दोस्तों उसको पूरा सॉल्यूशन करने वाला हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में तक के बने रहेगा दोस्तों। सिर्फ 40 दिन ही दोस्तों आप लोग के लिए काफ़ी है और 40 दिन में दोस्तों आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं दोस्तों। 400 बिल्कुल आपका पार होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं दोस्तों। यहाँ फर्स्ट नंबर सवाल रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बताइए क्या बनता है। क्या बनता है दोस्तों? जैसे कोई प्रकाश की किरणें आ रही है, उसके सामने कोई रुकावट वस्तु रख दिया, पारदर्शी वस्तु, तो पीछे क्या बनेगा? छाया बनेगा या उपछाया बनेगा या दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो मेरे शेर बहादुरों साथियों, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए दोस्तों, छाया बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? छाया। प्रकाश के सामने अगर कोई अपारदर्शी वस्तु रख दीजिएगा तो उसका पीछे दोस्तों छाया बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों छाया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मेरे शेर बहादुरों साथियों। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने, कहा गया समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की दोस्तों फोकस दूरी आपसे पूछी जा रही है। बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। बहुत कम समय है दोस्तों, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन आप कर सकते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ करके दोस्तों। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों बताइए, शून्य होता है, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या तो अनंत। तो यहाँ पे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका सामने है। नेक्स्ट सवाल आपका सामने दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल आपका सामने है। कहा गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पूछी है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ऐसा वीडियो और भी आगे आपको मिलता रहे। तो सुनिए मेरे शेर बहादुर साथियों, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का है भाई। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा प्लस में होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा माइनस में होती है। यही बात आपको याद रखना। उत्तल लेंस पूछेगा तो प्लस मारेंगे और अवतल लेंस पूछेगा तो माइनस मारेंगे। अब 1 मीटर तो बताइए, ये -1D है, ये होबे नहीं करेगा, उत्तल लेंस का प्लस होता है, ये 1.5 कहाँ से हो जाएगा भाई? तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी में आपको 1D प्लस में दिखाई दे रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका सामने रहा और आपके रहा स्क्रीन पे। कहा गया है 4 नंबर सवाल रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे शेर बहादुरों साथियों। ठीक है, अभिसारी लेंस पूछेगा तो उत्तल मारेंगे, अपसारी पूछेगा तो अवतल मारेंगे। अपसारी पूछेगा तो अवतल मारेंगे, अभिसारी पूछेगा तो उत्तल मारेंगे। तो अपसारी का मतलब दोस्तों अवतल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर अवतल लेंस, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने और आपके स्क्रीन पे मेरे शेर बहादुर साथियों। कहा गया है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। बताइए प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में। तब प्रकाश की चाल दोस्तों अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे सबसे ज़्यादा चाल दोस्तों निर्वात में होती है। किस में होती है दोस्तों? निर्वात में। कांच भी होता है, जल भी होता है। तो अलग अलग माध्यम के लिए दोस्तों प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। आगे दोस्तों आगे है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। तो आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है मेरे शेर बहादुर साथियों। आवर्धन और इसके साथ एक बात और याद रखिएगा, अपवर्तनांक ये दोनों का कोई मात्रक नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं मात्रक विहीन, यानी ऑप्शन हम डी की ओर ले जा सकते हैं। ऑप्शन डी की ओर हम ले जा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने मेरे शेर बहादुर साथियों। कहा गया है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बताइए। तो सबसे अपवर्तनांक अधिक की बात करें दोस्तों तो अधिक दोस्तों हीरा का होता है। ऑप्शन दोस्तों आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2.42 होता है दोस्तों, 2.42 होता है। चलिए दोस्तों ऑप्शन हीरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों। कहा गया है अभिसारी लेंस बनाता है। अभिसारी लेंस दोस्तों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस दोस्तों जो होता है ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी, सही है, हाँ दोनों सही होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सी की ओर आप चल सकते हैं दोस्तों। चलिए
नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने मेरे शेर बहादुर साथियों, कहा गया है आकाश का रंग नीला होना किस घटना का परिणाम है। आकाश जैसे आपको नीला दिखाई देता है तो इसको घटने का कारण क्या है बताइए, तो परकिरणन के कारण दोस्तों। किसके कारण मेरे शेर बहादुर साथियों, बताइए, परकिरणन के कारण। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 10 नंबर, कहा गया है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक रंग इनमें से कौन है, नीला, लाल, हरा या सभी। नीला, लाल, हरा या सभी, बताइए प्राथमिक रंग कौन कौन। तो प्राथमिक रंग 3 होता है दोस्तों, जिसमें आ जाता है आपका लाल, हरा और नीला। इस तीनों को दोस्तों प्राथमिक रंग कहा जाता है। अर्थात आप दिमाग से ऑप्शन मार सकते हैं, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल होगा, काहे कि ये भी प्राथमिक रंग है, ये भी है और हरा भी, ये तीनों प्राथमिक रंग है, इसीलिए इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने दोस्तों, और रहा आपके स्क्रीन पे, कहा गया दोस्तों कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। दोस्तों जैसे कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है दोस्तों, बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कॉर्निया। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉर्निया, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए चलिए दोस्तों, समय बिल्कुल बहुत कम है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहा गया दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। दूरदृष्टि दोष के लिए उपचार को दोस्तों, किसी को दूरदृष्टि दोष हो गया, उसके उपचार के लिए बताइए किस लेंस का हम व्यवहार करेंगे। उत्तल लेंस, अपतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं, बताइए बताइए। तो दूर के बारे में पूछा दोस्तों, तो आप ऑप्शन ए की ओर ले जा सकते हैं, यानी ऑप्शन आप एक बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए उत्तल लेंस। दूरदृष्टि में उत्तल लेंस दोस्तों, और निकट दृष्टि पूछता तो अवतल मारते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने दोस्तों, कहा गया मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थातित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थातित्व होता है, बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइए, 1/6 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, नन ऑफ दीज, बताइए कौन इनमें से सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, आपके रेटिना पर जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो 1/16 सेकेंड तक रहता है, यानी ऑप्शन आप सी बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, सॉरी। चलिए नेक्स्ट सवाल 14 नंबर सवाल रहा आपके सामने दोस्तों, ऑप्शन थोड़ा सा घुरा के दिया है, बट डरने की कोई बात नहीं है। कहा निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, यानी वाट के बराबर कौन सा मात्रक हो जाएगा, बताइए। जूल पर सेकेंड स्क्वायर की जूल सेकेंड की, देखिए यहाँ जूल माइनस, जूल के पावर -1 सेकेंड के पावर -1, यहाँ पे देखिए जूल के पावर -2 और सेकेंड के पावर -2, इनमें से कौन सही होगा। तो वाट का बराबर होता है दोस्तों जूल पर सेकेंड, यानी कह सकते हैं जे बटा दोस्तों समय, यानी कि जूल बटा समय आप कह सकते हैं, सेकेंड कह सकते हैं, सॉरी जूल बटा आपका सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी जूल पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे सवाल की ओर ले चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें आप लोगों से मेरे शेर बहादुर साथियों, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर बताइए 100 यूनिट, 10 यूनिट, 1 यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर दोस्तों 1 यूनिट होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 यूनिट, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका सामने रहा, कहा गया है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक इनमें से कौन होता है, बताइए। वोल्ट होता है, वाट होता है, जूल होता है या न्यूटन होता है। तो न्यूटन तो दोस्तों बल का ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है, बताइए। वोल्ट दोस्तों विभवांतर या विभव का होता है, और जूल दोस्तों कार्य या ऊर्जा का होता है। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक कौन बचा रे भाई, वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, वाट लगा दो एकदम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर अब पूछा है, इंग्लिश में पूछा दोस्तों, 1 kWh, मतलब 1 किलोवाट घंटा, इसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर दोस्तों आपका आंसर इसका करेक्ट होगा, बताइए 36 जूल, या 36 × 10 के पावर 6 जूल, या 3.6 × 10 के पावर 6 जूल, या 3600 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन दोस्तों सी होगा, यानी कि 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल है मेरे शेर बहादुर साथियों, यहाँ पे कहा गया दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों यहाँ पे 2 नियम आया था, एक दाएं हाथ वाला आया था दोस्तों, और एक बाएं हाथ वाला आया था। तो बाएं हाथ के अंगूठा का नियम दोस्तों ये दिया था फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने बाम हस्त का नियम दिए थे। वहीं पे अगर हम बात करें अंगूठा का नियम दोस्तों दाएं हाथ की, किसकी दोस्तों, दाएं हाथ की। चलिए थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको सुरक्षित रहना और सही रहना, आंसर करते रहना दोस्तों, ठीक है। चलिए लीजिए, तो दाएं हाथ के अंगूठा का नियम पूछा मेरे शेर बहादुर साथियों। तो दाएं हाथ के अंगूठा का नियम दोस्तों किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा मैक्सवेल, यानी ऑप्शन ए। वही बाएं हाथ का पूछता दोस्तों तो फ्लेमिंग आप चल सकते थे, लेकिन मैक्सवेल इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट सवाल दोस्तों, कहा गया विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है दोस्तों, वो विद्युत धारा के कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन सा सिस्टम पर वह प्रगति पर काम करते रहता है? बताइए दोस्तों, बताइए बताइए, चुंबकीय, रासायनिक या ऊष्मीय या कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं, बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ऊष्मीय। क्या होगा दोस्तों? सी यानी कि ऊष्मीय होगा। चलिए चलिए, कहा गया 1 मिली एम्पियर बराबर, 1 मिली एम्पियर बराबर दोस्तों, यानी कि 1 एम ए, 1 एम ए बराबर दोस्तों, इसका मतलब होता है 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर बराबर दोस्तों, यानी कहे का मतलब कि दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 के पावर -3 एम्पियर, सॉरी 10 के पावर -3 एम्पियर, 10 के पावर -3 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 1 एम ए बराबर, 1 एम ए बराबर। चलिए वहीं पे अगर बात करें हम दोस्तों, कहा गया है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। अगर प्रतिरोध का मान आप बढ़ाना चाहते हैं यानी ज़्यादा करना चाहते हैं, तब प्रतिरोध को कौन सा क्रम में जोड़ना चाहिए? प्रतिरोध का 2 ही क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम दोस्तों और श्रेणी क्रम। तो आप मान ज़्यादा चाहते हैं प्रतिरोध का, तो कौन क्रम में जोड़िएगा, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम? तो ऑप्शन ए में श्रेणी क्रम है, बी में पार्श्व क्रम है। पार्श्व क्रम को ही दोस्तों समांतर क्रम कहा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर आप किस में कर सकते हैं? बढ़ाने के लिए, तो बढ़ाने के लिए दोस्तों आप श्रेणी क्रम में जाइए, ठीक है। वहीं पे घटाने की बात करें दोस्तों, तो पार्श्व क्रम मार सकते थे, ठीक है। पार्श्व क्रम का सूत्र होता है दोस्तों 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे चलता है। और श्रेणी क्रम का दोस्तों डायरेक्ट चलता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो मान बढ़ेगा दोस्तों श्रेणी क्रम में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा है आपके सामने और आपके स्क्रीन पे। कहा गया है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर करेक्ट आपका ऑप्शन सी होगा दोस्तों, नाइक्रोम के तार का व्यवहार किया जाता है हीटर की कुंडली बनाने में दोस्तों, नाइक्रोम की तार का व्यवहार किया जाता है। चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका सामने रहा और आपके स्क्रीन पर रहा 23 नंबर सवाल। कहा गया है निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? इनमें से कौन है बताइए, NH3 या O2 या N2 या CO2? तो CO2 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहा और कहा गया है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? बहुत समय कम बच रही है दोस्तों, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन बताइए, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, उपयुक्त सभी? बताइए बताइए बताइए, इसका करेक्ट आंसर कौन हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। ये सभी का सभी है जो दोस्तों जीवाश्म ईंधन है, ये सभी का सभी दोस्तों जीवाश्म ईंधन है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका सामने है। नेक्स्ट सवाल आपका सामने का, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत, उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का जो स्रोत रहेगा दोस्तों, वो बताइए किस पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन? तो ऑप्शन यही दूगों में से कोई एगो होगा, चौथा देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मारिए आप लोग, मारिए विखंडन या संलयन, विखंडन या संलयन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा दोस्तों संलयन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल दोस्तों, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध, टिहरी बांध दोस्तों इसका जो निर्माण था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए टिहरी बांध का निर्माण जो किया गया उसका मुख्य उद्देश्य भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, इनमें से सभी? बताइए इनमें से कौन सा ही होगा? टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति या सभी? तो दोस्तों इसका काम सभी था, सभी का दोस्तों इस सभी में दोस्तों इन्होंने मुख्य भूमिका अपना निभाई है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका सामने है। कहा गया है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौने में दोस्तों, खिलौना में सूखा सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल, यानी ऑप्शन आपका क्या सही होगा? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने। कहा गया है कि जल में अपघटन, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? दोस्तों इसमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तब बताइए कैथोड पर कौन गैस मुक्त होती है? ओजोन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन आंसर इसका करेक्ट होगा? तो इसका आंसर करेक्ट दोस्तों आपका ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन। वहीं पे अगर एनोड पर पूछता दोस्तों, तो एनोड पर आप ऑक्सीजन मारते, एनोड पर ऑक्सीजन मारिएगा और कैथोड पर हाइड्रोजन मारिएगा। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
हाँ, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सामने आपके और स्क्रीन पे रहा। कहा गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया है, नीचे दी गई अभिक्रिया जो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ZNO उपचयित हो रहा है। अरे दोस्तों उपचयित कहाँ हो रहा है, इसमें से देखिए पार्टी ऑक्सीजन हट रहा है, तो उपचयन का मतलब कि ऑक्सीजन को जुटना चाहिए, तो हट रहा है, ये गलत बात है। कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो देखिए रे भाई कार्बन यहाँ पे उपचयित हो रहा है, काहे कि कार्बन में देखिए पार्टी ऑक्सीजन नहीं था, जबकि पार्टी ऑक्सीजन मिल गया, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। कहा गया है यहाँ पे क्या कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है, बताइए। कहा गया है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। जैसे जस्ता को हम कोई अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो कौन गैस निकलेगा दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बताइए ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बी होगा। कौन सा होगा, बी होगा। आगे सवाल है आपका सामने दोस्तों, कहा निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। इनमें से कौन सा गैस है जो चूना जल को दूध रंग के यानी दूधिया कर देता है, बताइए। तो इनमें से करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन, बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन। तो इनमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा नहीं पूछा रे भाई, बुझा हुआ चूना पूछा है। तब बुझा हुआ चूना दोस्तों आपका कौन सही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन आपका का सही होगा, सी। वहीं पे पूछता दोस्तों बिना बुझा हुआ, ठीक है, ये बुझा हुआ चूना है और आपका दोस्तों बिना बुझा हुआ दोस्तों ए हो जाता, लेकिन बुझा हुआ पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन आपको सी करेक्ट करना है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, दंतमंजन प्राय होता है, दंतमंजन जो मुंह धोने वाला जो मंजन होता है वो किस प्रकृति की होती है। अम्लीय होती है, लवण युक्त होती है, क्षारीय होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइए आप। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी दोस्तों, क्षारीय होती है। कैसी होती है दोस्तों, क्षारीय होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने, कहा गया नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, बताइए। सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, बताइए इनमें से कौन सही होगा। नींबू रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल बउआ वाला सवाल है, एकदम बउआ वाला सवाल है, बच्चा वाला सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। बाप रे बाप, क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजर है, घुमावल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबसे पहले जानिए दोस्तों, यह क्षार प्रकृति की होती है। कैसी होती है दोस्तों, क्षार। तो क्षार का पीएच मान हमेशा 7 से ज्यादा होता है। तो देखिए सभी दोस्तों 7 से कम है, तो ऑप्शन 2 आपका इस सही कट जाएगा। ऑप्शन 5 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं, क्योंकि दोस्तों क्षार इस 7 से कम हो गया तो अम्ल हो गया। अब कंफ्यूजन रहा है 8 में और 10.5 में, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान दोस्तों 10.5 होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका सामने है, कहा गया जस्ता का अयस्क होता है। तो जस्ता यानी Zn, तो Zn यानी जिंक का अयस्क होता है दोस्तों, बताइए। बॉक्साइड तो एल्युमिनियम का होता है। सोडियम क्लोराइड ये तो नमक का सूत्र हो गया दोस्तों। सिनेबार बताइए, और ये जिंक ब्लेंड, तो सिनेबार दोस्तों ये पारा का होता है। तो जिंक ब्लेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कहा गया है उस धातु का चूने जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। अम्ल राज कहे तो मतलब दोस्तों इक्वारेजिया, इक्वारेजिया में बताइए कौन घुल जाता है। इक्वारेजिया कैसे बनता है दोस्तों, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल का 3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 भाग मिल के दोस्तों इक्वारेजिया बनता है। यानी इसमें कौन सा धातु घुलता है, तो सोना घुलता है दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों सोना, यानी सी में दिया गया है, इसका संकेत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका सामने है, कहा कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें एक धातु होती है और एक अधातु है। आयनिक यौगिक उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें एक धातु होती है और एक अधातु होती है। तो बताइए इसमें वो धातु है, ये है वो अधातु है, इसमें बताइए दोस्तों, यहाँ पे बताइए दोस्तों, आप यहाँ पे बता सकते हैं। तक वह आयनिक यौगिक नहीं है, तो देखिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, यह आयनिक यौगिक आपका नहीं होगा। आयनिक यौगिक यही आपका नहीं होगा, ठीक है, बात है समझ में। चलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, कहा गया हीलियम गैस है। तो देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन,
ये जो दोस्तों आपका गैस है 6 गो गैस है दोस्तों, जो कि अक्रिय गैस कहलाती है। कैसी गैस कहलाती है? अक्रिय। तो हीलियम भी आता है उसमें दोस्तों, यानी अक्रिय। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल लड़ने वाला सवाल है दोस्तों। कहा गया सबसे कठोर पदार्थ की बताइए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर, तो सबसे कठोर आप हीरा मारिएगा, ऑप्शन डी। देखते के साथ मार दीजिएगा एकदम, ऑप्शन डी। बेंजीन का अनुसूत्र होता है, बताओ रे बहादुर। बेंजीन का अनुसूत्र होता है, बेंजीन का अनुसूत्र सर बताए होंगे, C6 और H भी 6। बेंजीन रिंग भी बनावे ला सर सिखाए होंगे दोस्तों, ठीक है, किस तरह से बेंजीन रिंग बनता है, ठीक है, आपको सर बताइए किए होंगे बेंजीन रिंग बनावेला, ठीक है। तो C6 और H6 कने गया दोस्तों, ऑप्शन आप डी मार सकते हैं, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनता है? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन इधर होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर होता है, तो हाइड्रोजन की एगो परमाणु संख्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन न बाहर होगा जी, यानी एक आबंध। कौन आबंध दोस्तों? एक आबंध। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कहा गया चूना जल का रासायनिक नाम, बताइए चूना जल का रासायनिक नाम। तो चूना जल का रासायनिक नाम दोस्तों, चूना जल का सूत्र होता है CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए दोस्तों, चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए भाई, चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चीनी का रासायनिक सूत्र दोस्तों आप मार सकते हैं C6H12O6, तो ग्लूकोज का होता है दोस्तों, ठीक है, बताइए C12H22O11। चलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, चीनी का सूत्र, ये ग्लूकोज का सूत्र है दोस्तों, लगले लगले याद रखिएगा। आगे देखिए, कहा कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो इन चारों में से अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों, C2H4 दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कहा गया है मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बताइए, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान या मोल संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कहा गया है यह भी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? तो क्षार धातु बताइए मैग्नीशियम या सोडियम, ये दुइये गो में से एगो आंसर सही है रे भाई, ये दुइये गो में से एगो आंसर सही है, मैग्नीशियम की सोडियम, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा दोस्तों, सोडियम। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहा गया निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? बाप रे बाप, हाइड्रोजन समूह दोस्तों ए वर्ग 17 में आता है, वर्ग 17 में आता है दोस्तों हाइड्रोजन। बताइए इनमें कौन कौन आता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताइए इनमें से ऑप्शन में है एकागो? बेरियम है, गलत हो गया। बोरोन है, गलत हो गया। बेरिलियम है, खत्म हो गया, यानी ब्रोमीन होगा। ऑप्शन आपका दोस्तों सी, ब्रोमीन दोस्तों अधातु है। क्या दोस्तों? अधातु है, जो कि द्रव रूप में पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, जिंक का परमाणु संख्या। वाह रे वाह वाह, जिंक कहे तो जसता, जिंक कहे तो जसता, यानी Zn। बताइए इसका परमाणु संख्या 27, 28, 29, 23, 27, 28, 29, 30। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा दोस्तों, यानी 30 होता है। जस्ता का परमाणु संख्या यानी कि 30 होता है, यानी जिंक की। कहा निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? वाह रे वाह, कहा निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक? दोस्तों अधातु पर माइनस, धातु पर प्लस, अधातु पर माइनस, धातु पर प्लस। अधातु पर हमेशा माइनस होता है, अधातु पर हमेशा प्लस होता है। तब बताओ कौन सही होगा? तो कहा विद्युत ऋणात्मक, ऋणात्मक माने माइनस, धनात्मक माने प्लस। तो विद्युत ऋणात्मक अधातु, ऑप्शन ए को लॉक कर लिया जाए। चलिए आगे सवाल है दोस्तों, आगे सवाल है, कहा गया है कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी थी? यानी अपनी अपनी महिलाओं ने जान दे दिया था दोस्तों चिपको आंदोलन के दौरान दोस्तों, राजस्थान के कौन सा गांव में? तो ये पवना गांव या खेजरी गांव या रनी गांव या रेनी गांव। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन होगा दोस्तों बी दोस्तों, खेजरी गांव के लोग। चलिए आगे है, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? बताइए किसके कारण? वन रोपण के कारण? पेड़ पौधा रोपाएगा तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। आगे है, अधिक हरे पेड़ पौधा उगाना, हरे पेड़ पौधा उगाएंगे ज्यादा तो संतुलन बिगड़ेगा और सही ना होगा जी। आगे जैव विविधता, ये भी बहुत जरूरी है, यानी कि बढ़ती मानव जनसंख्या, बढ़ती मानव जनसंख्या ही दोस्तों पर्यावरण को, संतुलन को बिगाड़ के रख दिया है, सर्वनाश कर दिया है। चलिए आगे है,
पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका पूछा है, बताओ। वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी, या इनमें से सभी, इनमें से सभी बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, सौर सेल किसका, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, यानी कहे तो सौर सेल किस चीज का बना होता है, बताइए। यूरेनियम, प्लूटोनियम, सिलिकॉन, प्लास्टिक, सौर सेल किसका बना होता है, तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा दोस्तों, सिलिकॉन, सिलिकॉन। चलिए कहा गया निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है, मीथेन नाम सुने हैं, तब मीथेन, तो कहेगा हाँ सर, तब मीथेन नाम ही नहीं है, तब मीथेन का सूत्र होता है CH4, यानी कहे तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, बायोगैस। चलिए आगे है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत, मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत, तो मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, यही सबसे कठोर होता है दोस्तों दांत का, इनामेल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे है दोस्तों, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, यानी जठर ग्रंथियां काहे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, बताइए। तो अमाशय में, कहे तो पेट में, यानी कि अमाशय में, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका सामने है, कहा गया है निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है, वसा के पाचन में कौन सहायक होता है दोस्तों, लाइपेज, मोल्टेज, टाइलिन, लैक्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा दोस्तों, लाइपेज। क्या होगा दोस्तों, लाइपेज, ऑप्शन ए। चलिए पीतरस रंग का होता है, बताइए, पीतरस का रंग कैसा होता है, बताइए। तो पीतरस का रंग दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हरा होता है। क्या होता है दोस्तों, हरा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन होता है, यानी पेड़ पौधा अपना सांस कैसे लेते हैं, छोड़ते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बताइए, तना होगा, पत्तियों में होगा, जड़ में होगा, यानी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन इनमें से सभी, पेड़ पौधे का श्वसन पत्तियों द्वारा भी हो जाता है, तना द्वारा भी हो जाता है, जड़ द्वारा भी, यानी कहे तो इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हरे पौधे रात्रि में कौन सा गैस का निष्कासन करते हैं, यानी जितना हरे पेड़ पौधा है दोस्तों वो कौन सा गैस को रात में निकालते हैं, निष्कासन माने रात में निकालना, ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आपका ऑप्शन यही दूगों में से एगो है, ऑप्शन यही दूगों में से कोई एगो है रे भाई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रात में निकालता है और दिन में दोस्तों ऑक्सीजन निकालता है, तो रात्रि की बात किया गया है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किण्वन के फल स्वरूप, कहा गया किण्वन के फल स्वरूप दोस्तों एटीपी, कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो किण्वन के फल स्वरूप दोस्तों 2 एटीपी का निर्माण होता है, ऑप्शन आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, चलिए 63 नंबर सवाल बताइए, 63 नंबर सवाल बताइए, 63 नंबर सवाल बताइए, ठीक है 63 नंबर सवाल बताइए। कहा गया है डायस्टोलिक रक्त दाब होता है, बताइए। तो इसमें ऑप्शन दोस्तों आपका ई भी नहीं होगा और ऑप्शन आपका ई भी नहीं होगा, यानी डी और सी को हम कट कर दिए। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, 120 होता है कि 80 होता है, यही दूगों में से कोई एगो आपको बताना है, ठीक है। चलिए सी और डी को काट दिए हैं हम। आगे है, पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, वाह रे वाह, बाष्पोत्सर्जन पूछा है, कौची से होता है पौधा में, तो दोस्तों तना, गड़बड़ है, फूल गड़बड़ है, ये भी आंसर गलती है, तना नहीं होगा, फूल भी नहीं होगा, पत्ती होगा दोस्तों, रंध्रों द्वारा होता है, रंध्रों को स्टोमाटा कहा जाता है, लेकिन ये रंध्र स्टोमाटा पाया जाता है किस में, पत्ती में, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। वो नहीं दिया था, पत्ती दिया है ना रे भाई। अस्थि क्या है, अस्थि क्या है बताइए, कोशिका है कि पदार्थ है कि उत्तक है, अरे बाप रे बाप, ये तो अस्थि उत्तक होगा भाई, अस्थि मज्जा में ही तो, अस्थि मज्जा में ही तो आप का अस्थि मज्जा में ही लाल यानी ब्लड का निर्माण होता है, आरबीसी का दोस्तों लाल ब्लड का निर्माण होता है। चलिए आगे जानते हैं, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप जो है दोस्तों वो पेड़ पौधा होता है, उसमें जो संचित अपशिष्ट यानी जो जिसका कोई जरूरी नहीं है, जिसका कोई जरूरी नहीं है वो कहाँ पे जाके जमा रहता है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, पत्तियों में गड़बड़ बा, कोशिकाओं रिक्तियाओं में गड़बड़ बा, यानी ऑप्शन इसका होगा दोस्तों छाल में, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों छाल में। चलिए ब्रिक की, ब्रिक 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 माने किडनी, देखिए इंग्लिश में लिखा होगा दोस्तों, देखिए किडनी लिखा है, ठीक है। चलिए ब्रिक के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, बताओ रे भाई, मूत्रवाहिनी, ना 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 ना, ये एकदम बिल्कुल गलत है,
ग्लोमेरुलस, ये भी गलत बा। यानी कि वृक्क की संरचनात्मक को क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं। यानी पौधे में से क्या क्या चीज है जो उत्सर्जी होता है, यानी बाहर निकलता है, उसका कोई जरूरी नहीं है। गोंद, हाँ जी, मुनगा उनगा देखा होगा, बेल और लस्सा फेंकते रहता है, आंसर होगा। टैनिन, ये भी है। रेजिन, ये भी है। इनमें से सब ही, यानी सभी मार न हो, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए, कहा गया है, आगे सवाल है। आगे सवाल दोस्तों आपके सामने 69 नंबर, बताइएगा। कहा गया स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? क्या है बताइए। तो दोस्तों सेरिब्रम, क्या होगा दोस्तों? सेरिब्रम, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन। काहे कि जड़िया नीचे ही मुहे जाता है, तो धरतीये में न पाया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वानुवर्तन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन आपका कौन सही? डी। चलिए चलिए, नेक्स्ट सवाल आपका सामने है। कहा गया है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन बताइए स्रावित होता है। एस्ट्रोजन पाया जाता है किस मेरे भाई? किस में पाया जाता है? महिला में कि पुरुष में? पहले ही जानिए। एस्ट्रोजन एक जनन हार्मोन है, तो किस में पाया जाता है? तो महिला में पाया जाता है। और महिला में दोस्तों विरेचन नहीं होता है, एक बात को जान लीजिएगा। और थायराइड तो ठीक है, वो तो होता है अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अंडाशय द्वारा। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए दोस्तों, चलिए चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपका सामने रहा 72 नंबर, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मेरे शेर बहादुर साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।